पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोटस ईटर को, जिसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगर हम लोटस ईटर्स की बात करते हैं तो ये जो पब्लिश हुई है वो 1832 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई है, लेकिन इसके बाद इनका एक रिवाइज्ड फॉर्म आया था 1842 में। उस वॉल्यूम में भी इसको पब्लिश कराया गया। ये पूरा का पूरा जो पोइम है वो ओडिसी की इपिक, जो होमर की इपिक थी, एक ओडिसी, उस पर आधारित है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, द लोटस ईटर इज अ पोइम बाई। ये जो लोटस ईटर पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि एक कविता किसकी है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन हमारा, द लोटस ईटर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। विशेष ध्यान रखना है कि लोटस ईटर को सबसे पहली बार जब पब्लिश कराया गया था तो 1832 में इसको पब्लिश कराया गया, और इसके बाद इसका रिवाइज्ड वर्जन भी आया था 1842 के वॉल्यूम में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1832 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी लोटस ईटर। तीसरा क्वेश्चन है, इसका रिवाइज्ड फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि लोटस ईटर का जो रिवाइज्ड फॉर्म आया था वो किसमें अपीयर हुआ था? तो हमने क्या बताया, 1842 में इसका एक रिवाइज्ड फॉर्म आया, और उसी वॉल्यूम में इस पोइम को इंक्लूड किया गया 1842 में। अगला चौथा क्वेश्चन है, द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाई। ये जो पोइम है वो किससे इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड बाई टेनिसन ट्रिप टू स्पेन। मतलब ये हुआ, ये कविता टेनिसन की किस यात्रा से प्रेरित थी? तो स्पेन की यात्रा से ये कविता जो है वो प्रेरित थी। अगला पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है, टेनिसन ट्रेवल्ड विद हुम। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे वो ट्रेवल्ड करते हैं विद हुम ड्यूरिंग द जर्नी दैट इंस्पायर्ड द पोइम। मतलब ये हुआ कि जिस यात्रा से कविता प्रेरित हुई, उस यात्रा के दौरान टेनिसन ने किसके साथ यात्रा की थी? तो आर्थर हेलम के साथ यात्रा की थी। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर पे, द स्टोरी ऑफ द लोटस ईटर इज टेकन फ्रॉम। ये जो स्टोरी है, कहानी है लोटस ईटर की, वो कहां से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? द ओडिसी से ली गई है। होमर का एक एपिक था द ओडिसी, वहां से ये प्रेरित है, उस पर आधारित है ये पूरी की पूरी पोएम। कौन सी? लोटस ईटर, लोटस ईटर्स। द ओडिसी वाज रिटन बाई। ओडिसी एपिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो एपिक है वो होमर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान बनाए रखना। होमर का एपिक है ओडिसी। अगला, द फॉर्म ऑफ लोटस ईटर इंक्लूडेड। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये है क्या? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान बनाए रखना। लोटस ईटर ड्रामेटिक मोनोलॉग, सी ऑप्शन है हमारा। अगला, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें, द लोटस ईटर इज ऑफन कनेक्टेड विद। देखो दो चीजें यहां पर आपको समझ में आएंगी कि अपने रूप के कारण या इसका जो फॉर्म था, इसके फॉर्म के कारण लोटस ईटर्स को अक्सर किस से जोड़ा जाता है? तो यूलिसिस, क्योंकि यूलिसिस भी इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई और लोटस ईटर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई। इसीलिए ये दोनों पोइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूलिसिस जो है इज अ पोइम ऑफ एक्टिविटी, भाई अगर हम बात करें लोटस ईटर की तो इज अ पोइम ऑफ इनएक्टिविटी। तो यूलिसिस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। यूलिसिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ पोइम ऑफ, जो यूलिसिस है वो डिस्क्राइब की गई है एज अ पोइम ऑफ एक्टिविटी। मैंने क्या बताया? यूलिसिस जो है वो इज अ पोइम ऑफ एक्टिविटी, और अगर हम लोटस ईटर की बात करें तो इज अ पोइम ऑफ इनएक्टिविटी। ये क्वेश्चंस आपको विशेष ध्यान बनाए रखना है दोनों को। और लोटस ईटर इज डिस्क्राइब एज अ पोइम ऑफ इनएक्टिविटी। कौन? यूलिसिस एक्टिविटी, लोटस ईटर इनएक्टिविटी, दोनों चीजें ध्यान बनाए रखना। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम मेनली डील्स विद द कंट्रास्ट बिटवीन। ये जो पोइम है वो मेनली कंट्रास्ट करती है, यानी कि किसके बीच? विरोधाभास से संबंधित है। तो ये एक्टिविटी और इडिलनेस, यानी कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि कौन सी करते हैं, और आलस्य। इडिलनेस क्या होता है? हमारा आलस्य। इनके बीच विरोधाभास से संबंधित है। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया अनदर इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोइम इज। इस पोइम की एक और महत्वपूर्ण थीम है, वो आपको बताना है। तो क्या है? इन्वॉल्वमेंट एंड एस्केप, यानी कि भागीदारी और पलायन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोइम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। ये पोइम बेस्ट डिस्क्राइब करती है तो लिरिक मोनोलॉग है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा।
अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, द मूड कन्वेड बाय द पोएम इज, ये जो कविता है, इस कविता द्वारा व्यक्त किया गया भाव क्या है वो आपको बताना है। तो लगोरिस दिखाया जाता है, लैंगोरिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुस्त, ठीक है, आलस्य से भरी हुई, ठीक है। तो ये इस कविता का मूड दिखाया जाता है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। लैंगोरस, द लैंगोरस मूड रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ सेलर कंपेनियन ऑफ यूलिसिस। बोला ये गया है 16 नंबर पे, ये जो लैंगोरस मूड है यानी कि सुस्त आलसपन का भाव है, किसकी भावनाओं को दर्शाता है? तो यूलिसिस के साथ जो नाविक थे, साथी नाविक थे, उनके मूड को दर्शाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यूलिसिस कंपेनियंस बेस टू, जो यूलिसिस के कंपेनियन थे, साथी थे, उनकी क्या इच्छा है? सेटल इन द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। मतलब ये हुआ कि जो यूलिसिस के साथी क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि लोटस ईटर्स की भूमि पर ही बस जाएं, यहीं पर रह जाएं, हम लोग यहीं पर सेटल हो जाएं। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सेलर वांट टू एस्केप फ्रॉम, जो सेलर्स थे वांट टू एस्केप, नाविक किससे बचना चाहते थे? तो जीवन की जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जिम्मेदारियों से। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन, द लैंड ऑफ लोटस ईटर सिंबोलाइज, ये जो लोटस ईटर की भूमि थी वो किस चीज का प्रतीक है? क्या है? जिम्मेदारी से मुक्ति का, एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स, ये जो पोएम है वो रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय है किसके लिए? यह कविता अपनी किस चीज के लिए उल्लेखनीय है? तो साइंस डिस्क्रिप्शन, सॉरी माफ करना, साइंस नहीं, सीनिक डिस्क्रिप्शन। सीनिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक सुंदर वर्णन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उल्लेखनीय है। पोएम इज आल्सो एडमायर्ड फॉर इट्स, ये जो पोएम है इस कविता की किस चीज के लिए भी प्रशंसा की जा सकती है? तो पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए इसकी प्रशंसा की जा सकती है। पिक्टोरियल क्वालिटी क्या होती है? चित्रात्मक गुण के लिए बोलते हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोएम इज इट्स, आपको यह बताना है कि कविता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो कौन सी है? तो इसमें आपको म्यूजिकल क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। सी म्यूजिकल क्वालिटी, संगीतमय की क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टेंजा फॉर्म यूज्ड इन द पोएम इज, इस पोएम में जो स्टेंजा फॉर्म यूज किए गए हैं वो स्पेंसेरियन स्टेंजा फॉर्म यूज किए गए, स्पेंसेरियन। सी ऑप्शन हो जाएगा। द स्पेंसेरियन स्टेंजा कंट्रीब्यूट्स मेनली टू द पोएम्स म्यूजिकल एंड ड्रीमी इफेक्ट, मतलब ये हुआ जो स्पेंसेरियन स्टेंजा मुख्य रूप से पोएम में योगदान देता है तो संगीतमय के लिए और ड्रीमी इफेक्ट के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया दी पोएम प्रेजेंट्स एन एंटीथीसिस बिटवीन, ये जो पोएम है इसमें एंटीथीसिस दिखाया गया है, विरोधाभास प्रस्तुत करती है। तो किसके बीच ये विरोधाभास प्रस्तुत करती है? तो आर्ट एंड लाइफ के बीच में ये विरोधाभास प्रस्तुत करती है। आर्ट एंड लाइफ, कला और जीवन। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन दी पोएम लाइफ इज आई एसोसिएटेड विद, ये जो पोएम है, पोएम में, कविता में जीवन किससे जुड़ा है? तो जिम्मेदारी और संघर्ष से जुड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड संघर्ष, स्ट्रगल। अगला आर्ट इन द पोएम इज एसोसिएटेड विद, 27 नंबर पे कहा गया है कविता में कला किससे जुड़ी है? तो कला जो जुड़ी है वो एस्केप एंड ड्रीम से जुड़ी हुई थी। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द डिजायर ऑफ द सेलर सो देयर विश फॉर, इस कविता के अंदर नाविकों की इच्छा उनकी किस चीज की इच्छा को दर्शाती है? तो नाविकों की इच्छा जो है वो किस चीज की? संघर्ष रहित जीवन की इच्छा को दर्शाती है, अ लाइफ विदाउट स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? द पोएम एम्फेसाइजेस विथड्रॉल फ्रॉम, जो ये पोएम है, कविता है, किससे पीछे हटने पर जोर देती है? तो एक्टिव ह्यूमन लाइफ से, यानी कि सक्रिय जो एक्टिव मानव जीवन होता है उससे पीछे हटने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लोटस ईटर्स कंट्रास्ट मोस्ट शार्पली विद विच पोएम, द लोटस ईटर्स किस कविता से सबसे ज्यादा अलग है?
तो यूलिसिस से बिल्कुल भी अलग है, डिफरेंट है। इसके बाद जैसे ये 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे, इसके बाद हम दोनों पोएम्स के कंपैरेटिव करके आपको दिखाएंगे कि लोटस ईटर और यूलिसिस दोनों कविताएं एक दूसरे से अलग कैसे हैं। उस पर भी हम 20 से 30 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि लोटस ईटर क्यों डिफरेंट थी और यूलिसिस जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम थी वो क्यों अलग है। दोनों को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से कंपैरेटिव करके बताएंगे। अगला दी पोइम रिफ्लेक्ट्स अ मूड ऑफ, ये जो पोइम है वो रिफ्लेक्ट करती है किस तरीके के मूड को, किस तरीके की मनोदशा को दर्शाती है। तो इसमें वेरीनेस, थकान दिखाई जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है दी सेलर्स एटीट्यूड कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, जो सेलर होते हैं, नाविक होते हैं, के कौन रवैये को सबसे अच्छे से कैसे बताया जा सकता है। तो नाविकों का जो एटीट्यूड होता है उसको सबसे अच्छे तरीके से एस्केपिस्ट का मतलब होता है पलायनवादी, पलायन कर जाना, उस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। दी पोइम डज नॉट एम्फेसाइजेज, ये जो पोइम है हमारी कविता है किस पर जोर नहीं देती है। तो हीरोइक स्ट्रगल पर बिल्कुल भी जोर नहीं देती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द रिवाइज्ड ऑफ द पोइम इंक्लूडेड, जो इसका रिवीजन फॉर्म था, सॉरी द रिवीजन ऑफ द पोइम इंक्लूडेड, मतलब ये हुआ कविता के संशोधन में शामिल था। तो कौन सी चीज कविता के संशोधन में शामिल थी जब इसका रिवाइज फॉर्म आया था 1842 में, तब एडिशन ऑफ अ न्यू स्टेंजा बिफोर द फाइनल स्टेंजा, जो इसका फाइनल स्टेंजा से पहले एक और नया स्टेंजा जोड़ना जो है वो इस कविता के संशोधन में शामिल था। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला द रिवाइज वर्जन बिलोंग टू टेनिसंस, जो रिवाइज वर्जन आया था, संशोधित संस्करण इसका जो आया था टेनिसन का, वो किस संग्रह में आया था। तो 1842 का जो कलेक्शन आया था उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। द कंपेनियंस डिजायर शोज रिजेक्शन ऑफ, जो कंपेनियंस थे यानी कि साथी थे, साथियों की इच्छा किसका अस्वीकार दिखाती है। तो किन चीजों का अस्वीकार, वो रिजेक्शन दिखाती है। तो ड्यूटी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया दी टोन ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इस कविता का जो लहजा है, टोन है, सबसे अच्छे से कैसे बताया जा सकता है। तो ड्रीमी एंड सेंसुअस, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है दी पोएम्स म्यूजिकल क्वालिटीज मेनली ड्यू टू, इस पोएम में कुछ म्यूजिकल क्वालिटी है, मतलब यह कविता की संगीत में जो क्वालिटी है मुख्य रूप से किसके कारण है। तो रिद्म और स्टेंजा फॉर्म के कारण है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द पोएम इज बिटवीन, ये जो पोएम है लोटस ईटर, इस कविता में मुख्य संघर्ष किसके बीच है। तो जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है वो एक्शन और रेस्ट के बीच में दिखाया जाता है, कार्य और आराम के बीच में, कर्म और आराम। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो 40 नंबर पे बोला गया है द लोटस ईटर्स अल्टीमेटली प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ, द लोटस ईटर्स अंततः किसका एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो जो लोटस ईटर पोइम है वो एक दृष्टिकोण इस पोइम के अंदर जो है बताती है, विड्रॉल फ्रॉम एक्टिव लाइफ, यानी कि जो एक्टिव लाइफ है उससे पीछे हटने के बारे में बोलती है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो अगले क्वेश्चन होंगे वो लोटस ईटर और यूलिसिस दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया, अब ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे यूलिसिस वर्सेस लोटस ईटर पर कंपैरेटिव एमसीक्यूज होंगे। बोथ यूलिसिस एंड लोटस ईटर आर बेस्ड ऑन, तो सबसे बड़ी चीज ये तुम्हें ध्यान बनाए रखना है कि दोनों ही कौन सी, यूलिसिस और द लोटस ईटर्स, इस पर कौन सी चीज पर, तो होमर की ओडिसी पर ही आधारित हैं। सी लोटस ईटर भी होमर की ओडिसी पर आधारित है और यूलिसिस भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ यूलिसिस रिप्रेजेंट, जो यूलिसिस का वक्ता है किसका प्रतिनिधित्व करता है, निरंतर कार्रवाई और प्रयास का। यूलिसिस में यह बताया गया कंटिन्यूअस एक्शन करना चाहिए हमको और स्ट्राइविंग करना चाहिए, ठीक है। जबकि लोटस ईटर में प्राइमरली रिप्रेजेंट्स किसको, इनएक्टिविटी और स्केप को दिखाया गया। तो देखो एकदम अपोजिट है ना, यूलिसिस से दी लोटस ईटर्स बिल्कुल भी अपोजिट है, इसमें निष्क्रियता, उसमें एक्टिवनेस, इसमें इनएक्टिवनेस, ठीक है।
उसमें प्रयास को दिखाया जाता है, इसमें एस्केप यानी कि पलायनवाद को दिखाया जाता है। तो एकदम उलट है। यूलिसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ पोइम ऑफ, जो यूलिसिस पोइम है उसको सबसे अच्छी तरह से इस कविता के रूप में वर्णित किया गया है। किसमें? एक्शन के रूप में। यानी कि यूलिसिस में क्या दिखाया गया, किस पर जोर दिया गया? एक्शन पर जोर दिया गया। जबकि हम लोटस ईटर की बात करें तो लोटस ईटर पर सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर दिया गया है? इन एक्शन पर, यानी कि इन एक्टिविटी पर। उसमें एक्टिविटी और ये एकदम बुक में स्पष्ट तरीके से लिखा है कि यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्टिविटी, जबकि द लोटस ईटर इज अ पोएम ऑफ इन एक्टिविटी। ठीक है, और दोनों ही लैरिकल मोनोलॉग है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये लैरिकल मोनोलॉग है। ठीक है। डोमिनेंट मूड ऑफ यूलिसिस इज, यूलिसिस का डोमिनेंट मूड कैसा है? जब यूलिसिस को आप पढ़ोगे इसका प्रमुख भाव क्या है? तो ऊर्जावान दिखाएगा, एनर्जेटिक और हीरोइक दिखाया जाता है। बहुत वीरता वाली चीजें दिखाई जाती हैं, एनर्जेटिक दिखाई जाती है, ऊर्जावान। सी ऑप्शन हो जाएगा। और जबकि हम लोटस ईटर के डोमिनेंट मूड की बात करें, इसमें कैसा भाव दिखाया जाता है? तो लगोरस एंड ड्रीमी दिखाया जाता है, सुस्त और सपने देखने वाली दुनिया। ठीक है, सपनों में रहो। तो सी, तो दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल। यूलिसिस का जो हीरो है वो अर्ज करता है अपने कंपेनियन से कंटिन्यू द जर्नी। यूलिसिस कविता जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो हीरो दिखाया जाता है वो अपने साथियों से लगातार यात्रा को जारी रखने के लिए आग्रह करता है, कंटिन्यू द जर्नी को। और जबकि हम लोटस ईटर की बात करें, द कंपेनियन विश टू, और लोटस ईटर में क्या होता है? जो उसके कंपेनियन होते हैं, साथी चाहते हैं कि लोटस ईटर की भूमि पर ही बस जाएं और आगे कहीं पर भी ना जाएं, यही सेटल हो जाएं। अगला, यूलिसिस किस पर एम्फेसाइज करता है? यूलिसिस एम्फेसाइज करता है स्ट्रगल एंड इफोर्ट पे। यूलिसिस में क्या दिखाया गया? संघर्ष और प्रयास दिखाया गया। जबकि लोटस ईटर में किस पे जोर दिया गया है? एस्केप और रेस्ट पर जोर दिया गया। तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाव रखते हैं। अगला, द स्पीकर्स एटीट्यूड इन यूलिसिस कैन बी डिस्क्राइब एज, बोला गया है कि यूलिसिस में जो स्पीकर का रवैया हो सकता है इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कैसे? सक्रिय और दृढ़। यानी कि यूलिसिस में जो स्पीकर का रवैया होता है वो बहुत एक्टिव और रेजोल्यूट होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रेजोल्यूट मींस क्या होता है? दृढ़ चीज, यानी कि कोई दृढ़तावाद को शो कर रही हो। और जबकि हम लोटस ईटर्स की बात कर लें, द एटीट्यूड ऑफ द सेलर्स इन द लोटस ईटर्स इज एस्केपिस्ट, पलायनवादी की। ठीक है, तो इसका बिल्कुल एकदम उलट है यूलिसिस और लोटस ईटर। यूलिसिस अपहोल्ड द आइडियल ऑफ, यूलिसिस किस आदर्श का समर्थन करता है? वो सीजलेस स्ट्राइविंग। सीजलेस स्ट्राइविंग क्या होता है? निरंतर प्रयास के लिए बोलते हैं, जो लगातार हम प्रयास करते हैं उस पर ये बहुत ज्यादा जोर देता है, इसी आदर्श का वो समर्थन करता है। ठीक है, जबकि हम लोटस ईटर की बात करें तो लोटस ईटर जो है अपहोल्ड द आइडियल ऑफ, इसका आदर्श क्या है? रेस्ट एंड फॉरगेटफुलनेस। सी ऑप्शन हो जाएगा। जो लोटस ईटर है वो किस आइडियल का समर्थन करता है? आराम और विस्मृति, यानी कि भूल जाओ चीजों को, तो उस चीज का समर्थन करता है। द फॉर्म कॉमन टू बोथ पोइम्स इज, बोला गया है कि दोनों कविताओं में सामान्य फॉर्म कौन सी है, रूप कौन सा है? तो मोनोलॉग यूज किया गया है। ठीक है, ये दोनों में समान है। यूलिसिस इज रिटन मेनली इन, जो यूलिसिस है वो मुख्य रूप से ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। लोटस ईटर की बात करें तो ये किसमें? स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है। किसमें? स्पेंसेरियन स्टेंजा में। तो चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों पोएम्स का कंपैरेटिव स्टडी इसलिए बताया जिससे कि दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ सको। ठीक है, अगला, यूलिसिस ग्लोरिफाइज, यूलिसिस जो है वो ग्लोरिफाइज करती है एक्शन और एक्सपीरियंस को। यूलिसिस के अंदर किस चीज को बताया गया? एक्शन और एक्सपीरियंस की बात करी गई है। ठीक है, इसी का महिमा मंडित करता है। और जबकि हम लोटस ईटर की बात करें तो इसमें एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको जब लोटस ईटर में किसका महिमा, लोटस ईटर्स जो पोइम है हमारी, वो किस चीज को ग्लोरीफाइज करती है, किस चीज का महिमा मंडित करती है? एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे, जिम्मेदारी हैं, उनसे मुक्ति हो जाए, यानी कि भाग जाओ। यूलिसिस
इन यूलिसिस ओल्ड एज इज सीन एज, यूलिसिस के अंदर जो ओल्ड एज है वो किस रूप में देखा जाता है, तो उसमें देखा गया स्टेज फॉर कंटिन्यूड एक्शन के रूप में। मतलब ये हुआ निरंतर कर्म के लिए एक अवस्था कि बुढ़ापा कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग थक हार करके बैठ जाएं, बल्कि हमें लगातार एक्शन करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और अगर हम लोटस ईटर की बात कर लें, देखो लोटस ईटर्स फटिक्स लीड टू, लोटस ईटर में फटिक्स का मतलब होता है कोई थकान, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना। तो इसमें जो थकान है वो किस ओर ले जाती है, तो डिजायर फॉर परमानेंट रेस्ट। और इसीलिए इसी इच्छा के कारण जो इसके कंपेनियन होते हैं वो लोटस ईटर्स की जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसी पर परमानेंट सेटल होने की विश करते हैं कि अब हम आगे ना जाएं, यहीं पर परमानेंटली सेटल हो जाएं। यूलिसिस रिफ्लेक्ट, जो यूलिसिस है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑफ फेथ इन ह्यूमन विल एंड एफोर्ड को। तो जो यूलिसिस आपको दिखाया जाएगा, यूलिसिस जो पोइम है किसमें विश्वास को दर्शाता है, मानवीय इच्छा यानी कि ह्यूमन विल एंड एफोर्ड, एफोर्ड का मतलब प्रयास, कि मानव के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। 24 नंबर पे देखो कौन सा क्वेश्चन है, लोटस ईटर्स रिफ्लेक्ट द प्रेफरेंस फॉर, ये जो लोटस ईटर पोइम है वो किस चीज के प्रति पसंद को दर्शाता है, तो किस पे, विड्रॉल फ्रॉम लाइफ, इस चीज को दर्शाता है, यानी कि जीवन से पीछे हटना। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंट्रास्ट बिटवीन द टू पोएम्स मेनली रिप्रेजेंट, अगर हम इन दोनों पोएम के कंट्रास्ट की बात करें, दोनों कविताओं के बीच मुख्य अंतर की बात करें, तो दोनों कविताओं का जो मुख्य अंतर है वो क्या दर्शाता है, ये एक पोएम में दर्शाया गया है लाइफ ऑफ एक्शन को और दूसरी पोएम में दर्शाया गया लाइफ ऑफ रेस्ट को, यानी कि जो यूलिसिस है वो लाइफ ऑफ एक्शन को दर्शाएगी और द लोटस ईटर्स है वो लाइफ ऑफ रेस्ट को दर्शाएगी। समझ गए। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का बोला गया है, इन यूलिसिस लाइफ इज व्यूड एज, यानी कि यूलिसिस में जीवन को किस रूप में देखा जाता है, तो निरंतर संघर्ष के क्षेत्र में, अ फील्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, ठीक है। और जबकि हम लोटस ईटर की बात करें, इन लोटस ईटर्स लाइफ इज व्यूड एज, यानी कि लोटस ईटर में जीवन को किस रूप में देखा जा सकता है, अ बर्डन बेस्ड अवॉइडेड, एक ऐसा बोझ जिससे बचना ही बेहतर है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, पोएटिक विजन ऑफ यूलिसिस, यूलिसिस का पोएटिक विजन आपको बताना है, यानी कि यूलिसिस का जो काव्यात्मक दृष्टि है, दृष्टिकोण है वो कैसा है, डायनामिक है, गतिशील है, एक्शन वाला है। और जबकि पोएटिक विजन हम किसके, लोटस ईटर के पोएटिक विजन की बात कर लें तो इसका जो स्टेटिक है, स्टेटिक का मतलब स्थिर, यानी कि लोटस ईटर का जो काव्यात्मक दृष्टिकोण है वो कैसा है, स्टेटिक दृष्टि, बिल्कुल स्थिर है। 30 नंबर पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया है, टुगेदर यूलिसिस एंड लोटस ईटर्स एक्सप्लोर, साथ ही में अगर हम बात करें यूलिसिस और द लोटस ईटर्स क्या खोजते हैं, तो जीवन के प्रति दो विपरीत प्रतिक्रियाएं तलाशते हैं, टू अपोजिट रिस्पॉन्सेस टू लाइफ। समझ गए, लोटस ईटर में लाइफ के प्रति अलग रिस्पॉन्स होते हैं और जबकि यूलिसिस में लाइफ के प्रति अलग रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये दोनों पोएम में टू अपोजिट रिस्पॉन्स दिखते हैं लाइफ के प्रति, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अब आपको अच्छे से लोटस ईटर और यूलिसिस दोनों कविताएं बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।